स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इस चैप्टर की और आज हम 5वीं एक्सरसाइज को देखेंगे इस चैप्टर की, यानी 1.5 को। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो बाकी के जो वीडियोज है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इससे पहले की एक्सरसाइज अगर आपने नहीं किया या उसके किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा। और चैप्टर वाइज भी जो है एक्सरसाइज वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो वहां पर आकर के आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो 1.5 के क्वेश्चन आज हम करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये जो नंबर है नीचे दिए हुए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है, ये हमें बताना है। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर को हम पहचानते कैसे हैं, अभी आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम इन चीजों को समझें। अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है या लिखी जा सकती है तो वो रेशनल नंबर होगी। दूसरा, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कंप्लीट डिवाइड करने पर जैसे हमें कुछ मिलता है, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 0.5 मिलता है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। जबकि 1/3 अगर हम करते हैं इसका जो आएगा आंसर 0.333 ये कंटिन्यू करेगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में एक चीज का हमें ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म साथ में रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग का क्या मतलब है अभी बताता हूं। जैसे अभी हमने देखा था 1/3, तो 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है इससे, क्योंकि 333 चलता रहेगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और 333 रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। तो अगर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो भी रैशनल नंबर है, तो भी ये रैशनल नंबर है, यानी 1/3 रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हमें मिलती है तो भी ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के रूप में मिलता है तो भी रैशनल नंबर है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिकरिंग भी नहीं हो, नॉन रिकरिंग हो यानी रिपीटिंग नहीं हो। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर हमारा 1.1000 1000 इस तरह से चलता रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कंटिन्यू है, और नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू 1.412 ये चलती रहेगी, ये ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं इसका आंसर। या √3 की वैल्यू है 1.732, इसके बाद भी डिजिट्स आते रहेंगे, तो ये और अलग अलग डिजिट आते रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इनकी वैल्यू जो डेसिमल है वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो तो भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो भी रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म हो तो भी रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस √5। तो मैं क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5, अब इसमें हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आंसर कैसे करेंगे, 2 माइनस, अब 5 की वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2.2360, और ये चलती रहेगी एंड सो ऑन। ठीक है, यानी ये कभी एंड नहीं होगी। इसका मतलब ये आया 2 तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 0.2360
इस तरह से नए नए डिजिट आते रहेंगे। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग। ये हमें पता है, ये हमारे पास जो नंबर आया वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 2 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। तो सेकंड क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। ये दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। ब्रैकेट ओपन करें, ये आ जाएगा 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। तो बच गया 2, तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, बात तो एक है। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बिकॉज दिस नंबर जो दिया था ये वाला, दिस नंबर की बात हो रही है इसकी, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज, पी बाई क्यू के फॉर्म वाले क्या होते हैं, इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया, इजी था, हमें इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लेकर के आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन ये है 2/√7 डिवाइड बाई 7/√7, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन है 2/√7 डिवाइड बाई 7/√7। तो क्या करेंगे, √7 से √7 को कैंसिल करेंगे, तो क्या आ गया 2/7, सिंपल। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो लिखेंगे बिकॉज इट इज, या बिकॉज दिस नंबर कैन बी represent as P by Q form, so it is an rational number, it is an rational number। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो ये हमारा रेशनल नंबर है, और जो दिया हुआ था वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फोर्थ पार्ट है 1/√2, 1/√2। तो इसमें फोर्थ पार्ट लेंगे, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। चेक करना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है।
तो 1/√2 रैशनल होगा या इरेशनल होगा, कैसे चेक करेंगे? देखें 1/√2, तो इसमें हम यहां पर ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2/2, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 2 आ गया। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू रख देंगे, तो आप √2 की वैल्यू रख देंगे 1.412 एंड सो ऑन एंड डिवाइड बाई 2। तो जब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.414। एक सेकेंड, एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा 0.707 इस तरह से चलता रहेगा 106 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये वैल्यू कभी जो है एंड नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमें मिल रहा है और कोई भी डिजिट या कुछ डिजिट रिपीट नहीं होंगे एक साथ ग्रुप में, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, बिकॉज ये मैंने पहले ही बताया। अब जो नंबर हमारे पास आया है वो नंबर क्या है? बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई डिजिट, सो इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो फोर्थ पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, फोर्थ पार्ट भी इजी था। क्लियर है? अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? देखो पहले क्वेश्चन देखो, ये फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। तो 2 पाई को बताना है कि 2 पाई रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो अब फिफ्थ पार्ट को देखें 2 पाई। तो 2 पाई रैशनल है या इरेशनल है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, 2 आंसर करेंगे, ये है 2 पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1415 डॉट 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 चलती रहेगी। पाई की वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होगी। चाहे तो आप 22/7 को सॉल्व करके देख लो। पाई जो 22/7 होता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ डिजिट आपके आते रहेंगे और ये चलता रहेगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 6.2830 डॉट 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 चलता रहेगा। तो बिकॉज इट इज या बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं होगा, कहीं भी रुकेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग, सो इट इज, यानी 2 पाई, इट इज मतलब 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो सिंपल से क्वेश्चन थे, समझ में आए? अगर समझ आ गए तो एक बार कमेंट में बता दो हाँ समझ आ गए, नहीं आए तो कमेंट में लिखें जल्दी से कि कहां पर कोई डाउट है, और समझ आ गए तो लाइक कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सिंप्लीफाई करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को चलो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 ये ब्रैकेट में, और 2 + √2 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। पहले टर्म की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे एक साथ। 3 की 2 में करी, 3 2 जा 6, फिर 3 की √2 के साथ करी 3√2। ठीक है, अब सेकंड टर्म की √3 की 2 के साथ 2√3,
और √3 की √2 के साथ प्लस √6, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। देखो ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है और ये 6, तो कोई भी टर्म आपस में जो है एक दूसरे को यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता है, ना ही कोई माइनस का तो साइन ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, यहीं पर रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसमें हम आगे कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, यही हमारा आंसर होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। 3 + √3 इक्वल, ठीक है, ये है, यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम देखें तो एक फॉर्मूला हमारा आता है a + b a - b, क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पर a और b और a और b सेम टर्म है, तो a + b a - b होता है a² - b² के। तो इसी फॉर्मूले को हम a को मान लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी 6। आंसर विल बी 6। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लेंगे इसको। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है, √5 + √3 का होल स्क्वायर। ये भी इजी है। √5 + √2, √3 की जगह क्या होगा √2, √5 + √2 का होल स्क्वायर। √3 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। यहां पर क्या है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। हम जानते हैं a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला है। रखेंगे फॉर्मूला, तो √5 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है √5 + 2 इंटू a की जगह पर √5, b की जगह पर √2, 2ab हो गया, और b² और b कितना है √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो कलर चेंज नहीं करते, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 5 2 है और √5 और √2, तो √5 और √2 रूट से बाहर नहीं आएगा, बट 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10। 5 और 2, इस वाले 5 की और 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 2 जा 10, और ये रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, ये 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये हो गया 7 2√10, तो ये आपका आंसर आ गया 7 + 2√10। ठीक है, तो इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत इनमें नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट, चारों क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चारों अलग अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दिए गए, इसीलिए चारों क्वेश्चन अलग अलग दिए गए। यहां पर देखेंगे √5, 1 सेकेंड, √5 - √2 ब्रैकेट क्लोज, √5 + √2 देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये a - b और ये a + b, दो ब्रैकेट है, एक है a - b इंटू a + b इजिकल टू होता है a² - b², वही फॉर्मूला। अब यहां पर a की वैल्यू √5 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी √2, तो रखते हैं a की वैल्यू हम √5 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू √2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 5 - 2 = 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन हम समझ गए, तो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल
पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, पाई क्या है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस C and of a circle to its diameter D. It means pi is equal to C by D. This seems to the contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कहने का मतलब है पाई क्या होता है, पाई का क्या मतलब है, एक चीज समझो, पहले समझते हैं उसके बाद करेंगे। तो पाई का मतलब है 22/7, ठीक है, आंसर बाद में लिखेंगे, पहले समझें। 22/7 ये है मीनिंग ऑफ पाई, ठीक है। और पाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2πr इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। 2πr क्या है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं होती, इसलिए पाई को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट 2r मिलके क्या हो जाता है d, यानी पाई d, पाई d इज इक्वल टू c। तो पाई की वैल्यू c बाई d है, c बाई d है। तो c क्या है, c है सर्कमफेरेंस, c है सर्कमफेरेंस, इसकी परिधि, सर्कल के चारों ओर की लंबाई। और d क्या है, d इसका डायमीटर है। तो c डिवाइड बाई d, ये तो एक देखने में ऐसा नहीं लग रहा c कोई वैल्यू होगी d कोई वैल्यू होगी, तो पाई रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सपोज दैट c जो है 22 सेंटीमीटर है और d जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो दिस इज इक्वल टू 22/7। तो ये तो वैल्यू रैशनल है। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही कि पाई इरेशनल नंबर है और यहां एक रैशनल नंबर हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। 1 सेकेंड, यहां पर हम इसको क्लियर करते हैं, ये सारी चीजों को हटा देते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये क्या है, ये है डायमीटर d और ये है पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस c। बट क्या c और d का जो हम मेजरमेंट करेंगे, जनरली हम जैसे मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किससे करते हैं, हम रूलर से करते हैं। तो क्या रूलर के द्वारा इसका जो मेजरमेंट किया जाएगा वो एग्जैक्ट होगा, सटीक होगा? क्या इसका मेजरमेंट सटीक होगा, उसमें कोई थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी एरर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा? क्योंकि हम कभी भी यहां से एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मेजर करेंगे इसको स्केल से। तो व्हेन वी मेजर इट, समझे, व्हेन वी measure a value with a scale, a value with scale, we only obtain an approximate value, जो वैल्यू हमारे पास आती है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। वी नेवर ऑब्टेन ए एग्जैक्ट वैल्यू, वी नेवर ऑब्टेन ए एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। देयरफॉर जो भी वैल्यू हमारी आएगी
उसका जो डिवीजन है वो एक इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। Therefore we may not realize that, तो हम क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो इरेशनल है। रियलाइज दैट C and D are इरेशनल। अब इनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, C और D, क्या होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू तो जरूर ही इरेशनल होगी। C और D आर इरेशनल, या आर की जगह कर लेंगे इज इरेशनल नंबर। और क्योंकि कोई ना कोई एक इरेशनल नंबर होगा इसीलिए पाई जो कि C/D है, सो दैट तो द वैल्यू ऑफ पाई जो कि 22/7 है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, 22/7 हम उसको ले लेते हैं, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 22/7 और 3.1415 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो वैल्यू चलती है, ठीक है। इसको आप कुछ और भी देख सकते हैं, यहाँ नहीं, ये होती है 3.142857 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू चलती रहती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। तो यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। फैक्ट ये है कि C की वैल्यू जो है और D की वैल्यू जो है वो हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं स्केल से, इसलिए हमें यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि रैशनल नंबर है, बट वो रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर ही आता है। क्लियर है, ये चीज समझ गए? समझ गए तो एक बार लाइक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे फिर इसके स्टेप्स लिखेंगे। पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो समझना है हमें कैसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये बहुत जरूरी है, पहले हम ड्रॉ करना देखें। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लाइन ले लेते हैं शेप। एक हमने लाइन ड्रॉ करी, हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम रूलर लेके आएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, देखो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी कितनी, 10.3, वो हम इसकी लेंथ लेंगे। अभी बताऊंगा क्यों हम ऐसा करेंगे। 10.3 की एक लाइन खींचेंगे, तो ये 0 पॉइंट है, यहां पे हमने 0 पॉइंट किया। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 1 सेकेंड, और ये 10.3 तक हमें करनी है, ये एग्जैक्टली। एक सेकेंड, क्या हम वैल्यू फीड कर सकते हैं? नहीं, तो ये अप्रोक्सीमेट 10.3 तक हम इसको ले आए हैं। तो ये वैल्यू हो गई है 10.3। ये लाइन हमने यहां पर 10.3 की खींची। अब इसमें 1 सेंटीमीटर कम करेंगे अंदर की ओर, 1 सेंटीमीटर लेस कर लेंगे, और इसके सेंटर पे, पहले इसके सेंटर पे सर्कल बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर कम करने का मार्क यहां लगा लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कम ये हमने यहां पर मार्क कर लिया, ठीक।
इस पर परपेंडिकुलर लाइन बाद में आ जाएगी, जब ये हम यहां पर बनाएंगे कितनी आएगी वो देखेंगे। अब क्या करना है, यहां पर एक इसका सेंटर लेंगे, और सेंटर लेने के लिए हमें चाहिएगा, देखो इसको यहां लेकर आए, पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं, और इस सेंटर पॉइंट हमें कैसे मिलेगा अभी बताता हूं। तो यहां पर इसको इस तरह से हमने कट किया, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाकर के थोड़ा इधर लाएंगे, एक सेकंड, पहले यहीं रखेंगे नोब को, इसको रोटेट करेंगे, इधर रख लेंगे। अब हम इसको यहाँ आधे से ज्यादा पर ले जाते हुए इसको घुमाएंगे, तो ये दोनों तरफ लाइन बना देगा। यहां से आगे भी हमें घुमाना है इसको, एक सेकंड, हाँ। तो ये हमने इसको इस तरह से कट कर दिया। तो अब आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिल गया है, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें एक मिड पॉइंट मिल चुका है। समझे? तो ये था, यहां से यहां तक हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो थी 10.3 कंप्लीट लाइन, और इसमें से 1 सेंटीमीटर यहां हमने कम किया है, तो ये इधर 1 सेंटीमीटर कम करते हुए अब जो लाइन ये हमारे पास है वो है 9.3। क्लियर है? इस लाइन का जो 10.3 का सेंटर है उसे हम लिखेंगे O, दिस इज O, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है उधर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्यों है अभी बताऊंगा, ये आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। ये हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्यों लिया है, ठीक है। B से C हमने 1 सेंटीमीटर लिया। अब O से C लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, O से C लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो O से C दूरी को हम लेंगे, O पर लेकर के आए, यहां पे हमने O पे इसको रखा, और इसको यहां से C पर लेकर जाएंगे, ये हम इसको C पर लेकर के आ रहे हैं, और O से C के बीच एक सर्कल हम इस तरह ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये सही नहीं ड्रॉ हुआ है तो इसको अंडू कर देते हैं फिर से, एक सेकेंड। थोड़ा सा और हमें इसको बाहर करना था, और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा काफी करीब आ गया। तो ये है एक सर्कल जिसकी रेडियस है
10/3 का हाफ, 10/3 का हाफ इसकी रेडियस है। ठीक है, अब बी से एक लाइन ड्रॉ कर ऊपर की ओर ले जाएंगे जहां भी ये इसको कट करेगी। तो बी से एक लाइन हमें परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ले जानी है और इस तरह से वो लाइन हम ले जाएंगे ताकि जो लाइन है वो इसको कट करे। तो बी पॉइंट से इसको कट करते हुए एक लाइन हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है और ये इसको इस पॉइंट पर काटती है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसको सपोज करो डी पॉइंट लिख दिया, ये है हमारा डी पॉइंट। ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे। तो फिर से हम यहां पर सिर्फ एक लाइन ले लेते हैं और ओ को डी से मिला देंगे। ओ को डी से मिला दिया और ये जो लेंथ हमारे पास आई है ये कितनी है, अब ये हमें मेजर करनी है। ये कितनी होगी, ये एक्चुअली ये लेंथ है, कितनी है देखो, ये है 10/3 डिवाइड बाई 2। ये लेंथ है आपकी 10.3 डिवाइड बाई 2, इस सर्कल की रेडियस है। दूसरी लेंथ ये 9, यहां से ये बची हुई है 9/3 और 9 ये वाली लेंथ नीचे वाली। तो 9/3 की ये लेंथ, इसमें से हमने 1 सेंटीमीटर कम कर लिया है। तो अब ये 10/3/2 यानी OB जो लेंथ है, OD तो हमें पता है, OB जो लेंथ है वो 10.3/2 -1 सेंटीमीटर है। यहां तक था 10.3/2 यानी इतनी लेंथ जो थी वो थी 10.3/2 C तक, O से C तक, और उसमें से OB हमें निकालना है। तो OC में से BC माइनस हो गया, तो BC है 1 सेंटीमीटर। तो 2 LCM लिया, 10.3 - 2 दिस इज 8.3/2। तो OB कितना आ गया 8.3/2। ये बात क्लियर है। एक एक चीज को ध्यान से समझना है। यह है 8.3/2। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, अभी मैं यहां रफ में ही कैलकुलेशन बता देता हूं, ऐड कर लेते हैं चलो। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये OBD में, ट्रायंगल OBD में ये OD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OB का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के, और BD हमें फाइंड करना है। तो 10.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8.3/2 का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। तो BD का जो होल स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, सॉरी 9.3 आ जाएगा ये सॉल्व होकर के। तो BD का होल स्क्वायर कितना आया 9.3, यानी BD की वैल्यू कितनी आ गई √9.3। ये मैंने अभी पाइथागोरस की रफ कैलकुलेशन यहां करी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी √9.3 है BD की वैल्यू। ये चीज क्लियर है। तो BD की वैल्यू कितनी है √9.3। ठीक है, बाकी की चीजें अभी मैं इरेज कर देता हूं, दोबारा लिख दूंगा सब सारे स्टेप्स, आगे आपके लिए 1 बाय 1 लिख दिए जाएंगे या आगे लिख देंगे, चलो रहने देते हैं। अब आपको ये लेंथ लेनी है, कौन सी लेंथ लेनी है BD, और इस लेंथ का सर्कल ड्रॉ करना है। यहीं से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे B पॉइंट से, और BD को रेडियस लेते हुए हम, ये B पॉइंट हो गया,
बी पॉइंट पे इसको रखेंगे और बी से डी को रेडियस लेंगे, बी से डी तक इसके रेडियस लेंगे, तो ये बी डी की हमने इसको रेडियस ले लिया और यहां से बस सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहां से सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इसने यहां पर इसको कट किया एम पॉइंट पर, सपोज ये एम पॉइंट है, तो बी से एम की जो लेंथ है वो नंबर लाइन पर आ चुकी है। ये हमारे नंबर लाइन पर आ चुकी है बी से एम की लेंथ, और तो बी से एम की जो लेंथ है वो ये दूरी है, और ये दूरी √9.3 है। तो हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है ये यहां से आपको क्लियर हो गया। क्लियर है? ये लाइन थोड़ा सा हमें स्मूथ खींचनी है, सीधे। तो इस तरह से ड्रॉ करना था। अब काम बचता है इसके, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है इसके स्टेप्स लिखने का। तो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे? इसके एक एक स्टेप हमें लिखना होगा, तो हर एक स्टेप को लिखना है। देखो, तो मैं नेक्स्ट पेज पर इसके स्टेप्स लिखूंगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया, आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, स्टेप 1 हमने क्या किया था। स्टेप 1 में हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है, 9.3। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, कितना था 9.3। कहां तक है ये, सपोज करो यहां ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप, एक्सटेंड लाइन सेगमेंट ए बी टू सी बाई 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हैं, जिस भी स्केल में आप बनाना चाहें वो स्केल फिर उसकी जगह मान लिया जाता है। तो 1 यूनिट हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने इसका सेंटर लेकर के, इसका सेंटर लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। थर्ड, स्टेप 3, ड्रॉ ए सेमी सर्कल बाय द सेंटर ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC कितना हो चुका है 9.3 + 1 10.3 यूनिट ऑफ रेडियस। रेडियस क्या आएगी इसकी, जस्ट हाफ आएगी, ऑफ रेडियस 10.3/2 यूनिट फ्रॉम, कहां से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम पॉइंट ओ मैंने जो कि सेंटर माना है उसका, तो फ्रॉम पॉइंट ओ को सेंटर माना है, इससे 10.3 का हाफ लेकर के एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? और जो बी पॉइंट था उससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। फोर्थ स्टेप, स्टेप 4, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BD from, draw a perpendicular from point B to intersect semicircle
एट पॉइंट डी। तो जहां से इंटरसेक्ट किया वहां पर क्या है, पॉइंट डी क्रिएट हो गया। यहां से एक अब डी जो लेंथ है वो कितनी है और ओबी लेंथ कितनी है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ओडी कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने आपको यहां बताया है। तो इस स्टेप में आप ये लिख देंगे। अब जो स्टेप आएगा उसमें आप पहले ओबी की लेंथ लिख देना, लेंथ ऑफ ओबी, और उसके बाद यहां लिख देना इसके नीचे ही बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये इसके नीचे लिख देंगे दोनों 1 बाय 1 करके। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ओडी की लेंथ भी पता चल गई है और यहाँ पर ओबी की लेंथ भी हमें पहले मिल जाएगी, फिर ओबी की मिल जाएगी तो ओडी की लेंथ मिल जाएगी। तो पहले ओबी वाला स्टेप लिख दें, फिर उसके बाद ओडी वाला लिख दें, ठीक है। अब जब हम ये लिख चुके होंगे, ये लिखने के बाद हमें स्टेप 5 BD is root 9.3 unit because BD is 9.3 unit. We have to project it. We have to project it on number line. अब हमें इसको नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना है, तो we take point B as a center, and BD as radius of circle, then project length BD to number line, उसको हम उस पर लेकर के आते हैं वहां से सर्कल मार्क करते हुए, टू नंबर लाइन by drawing an arc, so BM is root 9.3 यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से BM हमारा जो कि नंबर लाइन पर ही है, तो वहां पर वो प्रोजेक्ट हो गई है लेंथ और आ गया है आंसर। तो ये हमारा आंसर है। तो अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो? इस तरह से हमने इसकी फिगर को ड्रॉ किया था, ये आप ड्रॉ कर लेंगे, समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना भी बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब कोई भी वो वैल्यू आ जाएगी तो इसी तरह से आपको उसको प्रोजेक्ट करना है। ये मेथड सेम रहेगा, मेथड सीखें, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, ये हमें इन क्वेश्चंस में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। रैशनलाइजेशन, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अंश बटे हर। तो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमें रैशनलाइजेशन किसका करना होता है? डिनोमिनेटर का। इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है उसके साथ, जैसे अगर सिंगल ऐसे रूट ए या रूट बी या कोई नंबर है रूट में, ठीक है, तो उसी की मल्टीप्लाई कर दो, √7 की मल्टीप्लाई यहाँ और √7 की मल्टीप्लाई ऊपर, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट तो आया नहीं, दोनों ऊपर नीचे सेम रखे हैं। बट इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में रूट खत्म हो जाएगा। ये हमें डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, या यहाँ पर क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, उसको हमें हटाना है। हमें डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं रखने हैं, हमें जो भी रूट रखने हैं ऊपर न्यूमरेटर में रखने हैं। तो ऊपर 1 और √7 की मल्टीप्लाई होगी √7, और √7 इंटू √7, तो ये हो जाएगा 7। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन करके आ गई। तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 1/√7 माइनस √6। ये क्वेश्चन है 1/√7
अच्छा ये पूरा का पूरा माइनस में, सॉरी ये नीचे है माइनस के √6। क्वेश्चन इस तरह से है, ये यहाँ पर ब्रैकेट में आप रख लो चाहे, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अब अगर a माइनस बी और दो इस तरह के रूट वाली संख्याएं नीचे हमें मिलती हैं तो क्या करना है, यही संख्याएं आपको रखनी है √7 और √6 यही रहेंगी, बट चिन्ह बदल करके माइनस की जगह प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस, इससे मल्टीप्लाई नीचे कर दो और इसी की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। यहां मैंने प्लस इसलिए लिया क्योंकि वहां पे माइनस था, यहां प्लस होता तो यहां माइनस रहता। नंबर सेम रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, अगर यहां माइनस तो यहां प्लस तो यहां माइनस, ठीक है। तो ऊपर हो गया √7 प्लस √6, इस तरह की संख्याओं में ही करना है ऐसे। तो a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, हमको पता ही है a माइनस बी a प्लस बी होता है a² माइनस b²। ये रफ वर्क की तरह आपने पढ़ाई है, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने, कोई फॉर्मूला है हमारा यहाँ। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, सेकेंड स्टेप हो गया। अब ऊपर है √7 प्लस √6, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज 7 माइनस 6 और 7 माइनस 6 होता है 1, ठीक है। 7 माइनस 6 क्या होता है 1 होता है, तो उससे कोई इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे आएगा नहीं। एक सेकेंड, तो उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए 1 को छोड़ देंगे, तो आंसर आ गया √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर है। और देखो डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर भी गायब हो गए हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, क्लियर है। तो रैशनलाइजेशन के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी यही है, इसको आप खुद से करेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ पर प्लस है बस माइनस ले लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ माइनस है तो आप प्लस के ले लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई कुछ चेंज नहीं होगा, इसी तरह से क्वेश्चन को करना है जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया है। तो सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके आप थर्ड और फोर्थ को कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, आंसर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप है द स्टडी अड्डा, ठीक है, द स्टडी अड्डा, टेलीग्राम में जाकर के द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/द स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।